हे गाइस, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट कवर कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 वीडियो में कवर हो जाएगा। अब देखिए, आपको बताया कि आपने 4 हेड ऑफ इनकम कवर कर लिया, जैसे सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी और उसके बाद आपने कैपिटल गेन का पार्ट कवर किया। तो आपको पता है कि उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसमें एग्जाम्पशन क्या आती है, डिडक्शन क्या आती है, वो सारा पार्ट आपने उन हेड्स में कवर कर लिया। पर ये बोल रहा है कि इसके अलावा भी और सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जो उन 4 हेड में नहीं आ पाते हैं, तो वो किस में आएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। पर याद रखना, जो वो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होने चाहिए, वो टैक्सेबल होने चाहिए, ठीक है? तब जाके वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगे, क्योंकि वो बाकी जो 4 हेड है उसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी लाइन है, क्या बोल रहा है? एनी सोर्स ऑफ इनकम विच डू नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी अदर 4 हेड्स ऑफ इनकम इज टू बी टैक्स्ड अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम कहा जाता है। तभी देखिए क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम एंड ब्रिंग्स विद इन इट्स स्कोप ऑल द टैक्सेबल इनकम्स विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑल अदर 4 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड जो हेड्स है वो तो आपको पता ही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, सैलरी से रिलेटेड पार्ट आएगा। ठीक है, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी अमाउंट दे रहा है सैलरी के फॉर्म में। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपने पढ़ी, जैसे एमपी एमएलए की सैलरी, वो किस में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। जैसे आपने पढ़ा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे रेंट पे दिया तो आपको बताया कि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन एक टेनेंट ने क्या कर दिया? उसको सबलेट कर दिया, तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग वो किस में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इस तरीके से हमें पता रहना चाहिए। तभी यहाँ पे बेसिस ऑफ चार्ज में क्या बोल रखा है? वही जो हमने ऊपर पढ़ा कि एवरी इनकम विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, सच इनकम शुड नॉट बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसका मतलब वो एसएससी के हैंड में टैक्सेबल होनी चाहिए। सिंपल सा बात। अब देखिए, लोग इसमें क्या करते हैं, 10-10 मिनट आपको समझा देते हैं शुरू में, तो वो टाइम वेस्टेज है। सिंपल सा बात है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, रेलिवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या बोल रहा है? तो देखिए, इसमें जनरली बोल रहा है कि आप अपने बिजनेस में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस, यानी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो जो भी आप फॉलो कर रहे हो, तो जब भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, तो वो कैसे कंप्यूट होगी? उस मेथड के अकॉर्डिंग जो आप फॉलो कर रहे हो। तो ये बोल रहा है, इनकम चार्जेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हैज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेसी। असेसी क्या है? अपने बिजनेस में जो रेगुलरली लगा रहा था। 10, इफ असेसी फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इनकम शैल बी टैक्स ऑन कैश बेसिस। इफ असेसी फॉलोज मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इनकम शैल बी टैक्स ऑन अक्रूअल बेसिस, यानी ड्यू बेसिस पे। लेकिन जो डीम्ड डिविडेंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E इज टैक्सेबल ऑन पेमेंट बेसिस, ये किसके अकॉर्डिंग बता रखा है? अंडर सेक्शन 8। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? तो इसका देखिए, मैंने अलग से टॉपिक कवर कर रखा है पूरा, जिसमें ए से लेके ई पॉइंट आएंगे। 2 सबसेक्शन 22 के ए से लेके ई पॉइंट आएंगे, जो कि एक तरीके से क्या है, डिविडेंड तो नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। अब देखिए, फॉलोइंग इनकम आर जनरली टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि जो मैंने ये कवर किया इसमें ही पार्ट है, क्या पता कुछ मेरे से छूट भी जाए। लेकिन आप याद रखना कि मैंने अलग अलग हेड में आपको बताए हुए हैं। जैसे देखो, फॉरफिटेड मनी मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करा, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का जो भी एडवांस मनी आपको मिला था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो आपने वो फॉरफिट कर दिया, तो वो किस में टैक्सेबल? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ऐसे मैंने बीच बीच में आपको बताया, तो आपको जनरली ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पॉइंट पूछ सकता है। 4 पॉइंट पूछ लिए और बोल दिया कि इनमें से कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, तो 4 में से आपको पता है कि एक, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से बोल दिया कि पहला ऑप्शन, पहले कोड में बोल दिया ABC, दूसरे में बोल दिया ABD, तीसरे में बोल दिया BD। आप देखते हो आजकल इस तरीके से बहुत सारे आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहला क्या बोल रहा है, डिविडेंड जो कि टैक्सेबल होता है, लेकिन इसको छोड़ के एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115O। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस पे कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया, जो कि अराउंड एट द रेट 15% होता है। क्या होता है? 15%। तो कंपनी ने जो डिविडेंड दे दिया और उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दिया, तो उस केस में उसको छोड़ के बाकी सारा जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल होगा। वैसे जनरली आपको पता है कि डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन वो 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है। उससे ऊपर जो भी एक्सिस डिविडेंड है वो 10% से टैक्सेबल होता है। अब आप बोलोगे ये सर कहाँ आएगा? तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि ये मैं आपको 115BB समथिंग कुछ था सेक्शन, क्योंकि ध्यान नहीं रहता। ये रहा, देखिए सेक्शन 115BBDA। तो इसके अकॉर्डिंग कवर कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि डोमेस्टिक कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो उस केस में कितना एग्जम्प्ट होता है
और उसके बाद जो एक्सिस डिविडेंड है जो भी वो टैक्सेबल हो जाता है। इस तरीके से देखो छोटे छोटे पॉइंट कवर करने पड़ते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो हमें पता है कि डिविडेंड टैक्सेबल है, लेकिन इसको छोड़ के जिस पे जनरली कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दिया है, क्योंकि अगर हम भी देंगे तो डबल टैक्स हो जाएगा। तो कंपनी ने दे ही दिया है तो हमें देने की जरूरत नहीं है, हमें यानी शेयर होल्डर को। फिर देखिए बोल रहा है कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग इनकम, इसमें जनरली आ जाएगी इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज का पार्ट आ जाएगा। ये जनरली मैंने आपको इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज सैलरी वाले पार्ट में कवर करा लिया था, ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया, ये भी आपको पता है। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय एमपीज एमएलएज, ये मैंने आपको सैलरी वाले पार्ट में कवर कराया था। डायरेक्टर सिटिंग फीस, ये भी मैंने वहाँ बता दिया था आपको। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर, क्योंकि वो एम्प्लॉय के फॉर्म में अगर नहीं होगा तो याद रखना, अगर वो एम्प्लॉय के फॉर्म में ग्रेचुटी ले रहा है तो वो क्या होगा, आपका सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट आया। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, यानी कैजुअल इनकम का पार्ट हो गया एक तरीके से। जैसे आपको पता है कि उन पे जनरली 30% लगता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। रेंट फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ लैंड, खाली लैंड है उनसे रिलेटेड रेंट मिला। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी जो टेनेंट है उसने क्या कर दिया, किराए पे दे दिया और उसको जो इनकम मिली है, तो इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एग्जामिनेशन फीस रिसीव्ड बाय टीचर फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, ठीक। फिर डायरेक्टर्स कमीशन फ्रॉम बैंक फॉर गारंटी, गारंटी देने के लिए डायरेक्टर को जो कमीशन मिला, ठीक। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडर राइटिंग शेयर्स, तो वो पार्ट आया। तो ये सारा पार्ट इसमें कवर दे रखा है। इसी तरीके देखिए इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इसको मैंने कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है उन हेड्स में। फैमिली पेंशन भी मैंने सैलरी में बताई हुई है, तो यहाँ पे बस पॉइंट दे रखे हैं, तो उनको आपको याद करना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली ऑफ डिजीज पर्सन, पर्सन की डेथ हो गई, उसके फैमिली मेम्बर्स को या फैमिली को क्या है, फैमिली पेंशन जो मिली है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन फॉर कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो जब मैंने आपको पिछले वीडियो में या उससे पहले के वीडियो में आपको ये कंपलसरी एक्विजिशन जब बताया था उसके साथ बता दिया था, ठीक है। तो ये बोला जो कंपनसेशन मिला है उसमें लेट हुई तो गवर्नमेंट ने उस पर जो इंटरेस्ट दिया, गवर्नमेंट ने जो क्या करा, इंटरेस्ट दिया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कंपनसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2(11). इस तरीके देखिए बहुत सारे पॉइंट है, तो आपको बस ये देखने पड़ेंगे। और याद रखना कि जो 4 हेड में नहीं आ रहे वैसे सोचिए दिमाग लगा के, तो वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल दिया कि अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। ये सारी इनकम दे रखी है, कह रहा है फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इफ नॉट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स और डिपॉजिट्स विथ कंपनीज डिस्कस लेटर। जैसे मैं नॉर्मल खुद की बात करूँ, अगर मैंने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एफडी करा दी, उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट मिला, तो आपको पता है कि एक लिमिट के बाद, यानी एक लिमिट जैसे पहले 10,000 की थी, अब अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 40,000 हो गई है। जब डिस्कस लेटर लिखा हुआ है तो मैं जब आपको बाद में बताऊंगा या अगली वीडियो में पार्ट कवर होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या अमेंडमेंट हुए, क्या चेंज हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग अब 40,000 तक की एग्जाम्शन है, उसके बाद जनरली आपको पता है कि टीडीएस का पार्ट कटता है। तो ये बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट है, ठीक है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग जो भी फंड बना हुआ है, इसमें अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉयर को मिलता है, अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको एक ड्यू डेट के अंदर जमा कराएगा, जो कि या तो 21 डेज़ की होती है या 15 डेज़ की होती है। आपने बोला सर ये आपने कब बताया, ये मैंने आपको बताया था पीजीबीपी में। चलो अभी आपको दिखाई दूंगा। तो ये बोल रहा है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और सुपर एनुएशन फंड एटसेट्रा रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर इफ नॉट रेमिटेड बिफोर ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से पहले जमा करानी पड़ती है, तब एम्प्लॉयर को डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाती है, ये आपको पता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने ड्यू डेट यानी जो 21 दिन या 15 दिन के अंदर जमा नहीं कराया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो, एक बार मैंने यहाँ बताया था, देखिए मैं आ गया यहाँ पे, यानी ये अपनी पीजीबीपी की सेकंड पीडीएफ थी जिसमें बताया था कि एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड स्टाफ वेलफेयर स्कीम। तो कोई भी सम अगर एम्प्लॉयर को मिलता है एम्प्लॉय से, किसके फॉर्म में, ये पीएफ सुपर एनुएशन फंड के फॉर्म में, या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के किसी फंड के फॉर्म में, या एम्प्लॉय के किसी वेलफेयर के फॉर्म में, किसी फंड के फॉर्म में होता है, तो उस केस में क्या होता है, वो बोल रहा है कि एम्प्लॉयर की इनकम हो जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, उस रेलिवेंट फंड में ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट को या ड्यू डेट से पहले जमा करा देता है, तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाती है। क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है।
जनरली क्या बोल रहा है, अगले महीने के 21 दिन में जमा करानी होती है, या एक कोई दूसरा फंड है जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। अच्छा, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का फंड है और ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का है। तो उसमें बोल रहा है कि अगले महीने की 15 दिन के अंदर आपको जमा कराना पड़ता है। तो उस वक्त मैंने बताया था, जनरली आपको ध्यान होगा, भूल गए होंगे तो देख लेना। ठीक, तो टैक्स पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर ड्यू डेट या उसके अंदर जमा करा दिया जाता है तो नो ट्रीटमेंट, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो ड्यू डेट या उसके अंदर जमा नहीं कराया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे भी यही बोल रखा है। तो अगर वो टैक्सेबल पीजीबीपी में नहीं है तब जाके यहाँ पे टैक्सेबल होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर प्लांट मशीनरी फर्नीचर, तो प्लांट मशीनरी फर्नीचर अगर आपने किराए पे दिए हैं। उसी तरीके से बोल दिया इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, क्या बोल रहा है, व्हेन लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑब्लिक फर्नीचर। आपको पता है कि प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एक बिल्डिंग में हो गया, आपने बिल्डिंग को भी किराए पे दी, और बिल्डिंग का किराया और प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का किराया अलग अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग कंप्यूट नहीं किया जा सकता। तो उस केस में जो भी टोटल रेंट होगा, जो भी आपको मिला, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, इस तरीके से बोल रखा है। फिर आपको बोल दिया सम रिसीव्ड फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस इफ रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आपको पता है कि एम्प्लॉयर को मिलता है तो वो पीजीबीपी में आ जाता है, एम्प्लॉय को जो मिलता है वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का पार्ट बनता है। लेकिन बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है और अगर आपको क्या है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिला और साथ में बोनस भी मिला, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इंश्योरेंस कमीशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस तरीके से बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिविडेंड सेक्शन 56(2)(1। और हाँ, ये याद रखना, जो मैंने आपको ये ऊपर पॉइंट बताए, कब बताएं कि अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। तो नॉर्मली जब आपको कुछ नहीं दे रखा होता और बैंक डिपॉजिट दे रखा होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि यार पीजीबीपी नहीं होगा, नॉर्मल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। तो हमें क्या है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड होना होता है। अब इसी तरीके से आपको दे रखा है डिविडेंड सेक्शन 56(2)(1। इसमें क्या बोल रहा है, चाहे आपने स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में रखे हो शेयर्स, या चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में शेयर्स रखे हो, अगर उस पर आपको डिविडेंड मिलता है तो हमेशा टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इंडियन कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी से अगर डिविडेंड मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है शेयर होल्डर के हैंड में, सब्जेक्ट टू 115 BBDA, जो कि मैंने बताया कि शायद आज की वीडियो में ही कवर हो जाएगा कि अगर 10 लाख तक का डिविडेंड है तो एग्जाम्प्ट, उससे ऊपर का जैसे 15 लाख है तो 5 लाख पे 10% टैक्सेबल हो जाएगा, 12 लाख है तो 2 लाख पे 10% हो जाएगा, 13 लाख है 3 लाख पे 10% हो जाएगा। तो जनरली इस सेक्शन में यही बोल रखा है। ठीक है, तो इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो 10 लाख तक का एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर का जो भी एक्सेस पार्ट है वो एक्सेस डिविडेंड टैक्सेबल होता है। कह रहा है ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड सेक्शन 8, नेचर ऑफ डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड है, डिक्लेरेशन वाले ईयर में टैक्सेबल होगा। लेकिन डीम्ड डिविडेंड जो है ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक पेमेंट, ये बोल रहा है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कंपनी अपने आप दे देती है। कंपनी पहले कोई इंटीमेशन नहीं देती एक तरीके से, ये मान के चलिए, या प्रपोज नहीं करती है, तो ये बीच में ही दे देती है। ईयर इन विच डिविडेंड इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर, तो कंपनी खुश हो गई, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो गया, तो कंपनी ने 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड दे दिया वो इंटरिम डिविडेंड हो गया। तो कंपनी इसमें कोई कंडीशन नहीं बताती है, अनकंडीशनली डिविडेंड क्या करती है, शेयर होल्डर को दे देती है। ठीक, तो बोल रहा है जिस ईयर में दिया है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड बाय द असेसिस इररेलेवेंट इन केस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड सिंस सेक्शन 8 स्पेसिफिकली गिव द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ डिविडेंड इनकम। तो उस केस में डिविडेंड से रिलेटेड अलग अलग सेपरेट ईयर का टैक्सेबिलिटी का पार्ट दे रखा है, तो उस केस में मेथड ऑफ अकाउंटिंग को देखने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, देखिए क्या हो रहा है, इंडियन कंपनी दे रही है इंडिया के बाहर, लेकिन वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। उस केस में वो एग्जाम्प्ट ही होता है, कहाँ तक, 10 लाख तक का शेयर होल्डर को मिला वो एग्जाम्प्ट है। अब देखिए एग्जाम्प्ट क्यों है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 115(o) के अकॉर्डिंग कंपनी ने उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया होगा। इंडियन कंपनी क्या करती है, जब भी डिविडेंड देती है तो उस पर क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती है, तो शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जाम्प्ट होता है, बस ये याद रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है टाइप्स ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेबिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही कवर किए, ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करे, क्योंकि फिर नहीं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बहुत बड़ा बन जाता है। तो वो जैसे मैं 3 वीडियो बोल रहा हूँ वो 6 वीडियो में कवर होता, तो इसलिए मैंने क्या इसको शॉर्ट में ही कवर कर लिया। जैसे देखिए क्या बोला, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, क्योंकि आपको बताया कि मैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तभी क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 BBDA, जो मैंने बताया 10 लाख से ऊपर जो भी डिविडेंड है उस पर 10% टैक्स लगेगा शेयर होल्डर के हाथ में। तो 10 लाख तक का तो डिविडेंड एग्जाम्प्ट है, तभी नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्प्ट है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 BBDA।
फिर देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ने उस पे डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया होगा अंडर सेक्शन 115। मैंने क्या बताया था, कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है इंडियन कंपनी तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती है, इसलिए शेयर होल्डर को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर कब देगा? ठीक है, कब एक्सेप्शन है? जब 10 लाख से ऊपर का उसका डिविडेंड बन जाता है, जैसे 12 बना तो 2 लाख पे वो 10% देगा, जो कि इस सेक्शन में बोल रखा है। ठीक है, डिविडेंड बाय फॉरेन कंपनी टैक्सेबल है। अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड देती है तो टैक्सेबल है। किसके हाथ में? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में। और बोल रहा है एनीवन इफ रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे वो नॉन रेसिडेंट है उसको इंडिया में मिला, चाहे वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अगर इंडिया में मिला है, ठीक है, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है और इंडिया में मिला है तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो एक तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल सकते हो, और जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है उसके लिए कब होगा टैक्सेबल? जब वो इंडिया में मिला है। एनीवन इफ रिसीव्ड इन इंडिया। डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई एग्जेम्प्ट है। यूटीआई जानते हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो उसका जो डिविडेंड मिल रहा है म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 35। डीम्ड डिविडेंड, जो कि पॉइंट क्या है, ए से लेकर डी, मैंने बताया था ना ए से ई है, तो देखो ए से लेकर डी क्या बोल रहा है, कंपनी शैल पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115 एंड दस एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो देखिए जैसे आप नॉर्मल डिविडेंड बोल रहे हो वैसे डीम डिविडेंड है, उसमें भी क्या हो रहा है, यही कंडीशन लग रही है, जिसमें क्या हो गया, कंपनी ने अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया है तो उस केस में वो शेयर होल्डर के हैंड में क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, जो कि जनरली कंपनी पे करेगी ही करेगी, तो वो शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट होगा ही होगा। इसमें भी जनरली ये बोल रहा है 31 मार्च 18 तक जो ये ई पॉइंट का था ये टैक्सेबल होता था शेयर होल्डर के हैंड में, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होता था। लेकिन 1 अप्रैल 18 से ये शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि कंपनी इस पे अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रही है एट द रेट 30%। इस पर्टिकुलर ई पॉइंट में कंपनी क्या कर रही है, 30% के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रही है, इसलिए वो शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट है, तो ये याद रख लेना। अब देखिए पॉइंट है आपका डीम डिविडेंड से रिलेटेड, जिसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट ये आएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है दीज पेमेंट आर नॉट डिविडेंड इन रियलिटी बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स दे आर डीम्ड एज डिविडेंड सो एज टू चेक टैक्स अवॉइडेंस। तो जनरली जो डिविडेंड दिया जाता है, जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, जनरल रिजर्व का पार्ट, पीएनएल का पार्ट, आगे मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या आएगा वो भी कवर कर रखा है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जो भी पार्ट होगा उतनी हद तक कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट देगी तो वो जनरली डिविडेंड कहलाएगा। जरूरी नहीं कि वो डिविडेंड के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन वो डिविडेंड कहलाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है फॉलोइंग पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर आर ट्रीटेड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस हद तक वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से डीम्ड डिविडेंड कहलाएगा। तो पहले हम देखते हैं 222 उसका पॉइंट ए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर रिजल्टिंग इनटू रिलीज ऑफ कंपनीज असेट्स, यानी कंपनी की एसेट उससे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट एंड नॉट फ्रॉम कैपिटल। ये बोल रहा है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज हो चाहे नहीं हो, और याद रखना शेयर कैपिटल में से नहीं दिया जाना चाहिए, ये बोल रहा है नॉट फ्रॉम कैपिटल, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दे रहे हो। सच डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट, इसके थ्रू क्या होगा, कंपनी की क्या होगी, एसेट रिलीज होगी, चाहे तो वो कैश में हो चाहे वो काइंड में, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। पर देखिए क्या बोला, नोट इन केस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो जनरली ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का क्या होता है, कैपिटलाइजेशन होता है। तो बोला नो असेट आर रिलीज सिंस इट इज़ ए कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट एंड दस इट इज़ नॉट डीम्ड एज डिविडेंड। तो याद रखना जब भी इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए जा रहे हैं तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। लेकिन इसके अलावा जैसे कैश काइंड में आपकी जो भी एसेट्स जा रही है और आपको पता है कि वो किस में से यूज़ हो रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से हो रहा है, तो वो डीम डिविडेंड का पार्ट माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में क्या बोल रहा है, एक एबीसी लिमिटेड है, उसकी शेयर कैपिटल 35 लाख है, जनरल लेजर है 25 लाख, और उसने क्या करा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर को। एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स, उसने 27,000 डिविडेंड रिसीव करा। अब ये बताइए कि उसका कितना डिम डिविडेंड है, तो हमें पता है कि शेयर होल्डर एक्स की हमें शेयर होल्डिंग पता होनी चाहिए, तो उसकी होल्डिंग कितनी है, 2% ऑफ द शेयर। आप देखिए 35 लाख रुपीज़ के शेयर्स में से वो 2% होल्ड करके बैठा है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि टोटल फर्म का जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट था वो 25 लाख का था, तो उसमें से उसको कितना मिलेगा, 2%, यही मान के चलिए। तो 25 लाख का 2% मतलब 50,000 तक का अगर डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि क्या बोल रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का जितना डिस्ट्रीब्यूट किया वो डीम्ड डिविडेंड माना जाता है।
इन दिस केस एंटायर अमाउंट ऑफ ₹27,000, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट ही सिर्फ 27 किया जो कि 50,000 के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जनरली जो टोटल है उसमें से एक्स का हिस्सा कितना है, जितनी उसकी होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो 25 लाख का 2% 50,000 है। तो इस केस में देखिए ये बोल रहा है इन दिस केस एंटायर अमाउंट ऑफ ₹27,000 रिसीव्ड बाय हिम शैल बी कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड, क्योंकि वो 50 के अंदर आ रहा है तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है अगले पॉइंट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय कंपनी इन फॉर्म ऑफ डेवेंचर्स और डेवेंचर स्टॉक और बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी जो हम बोनस शेयर बोल रहे थे वो ऊपर किसके लिए थे, बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर था। ठीक है, तो उसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है और उसे डीम डिविडेंड नहीं बोला जाता। लेकिन अगर बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा रहा है तो तब उस केस में उनके लिए वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। किन के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑफ बोनस डेवेंचर्स या डेवेंचर स्टॉक, जैसे बोनस शेयर देती है वैसे बोनस के फॉर्म में डेवेंचर्स दे रही है, डेवेंचर स्टॉक दे रही है किसी भी शेयर होल्डर को, बोनस शेयर दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। याद रखना यहाँ पे किसी भी शेयर होल्डर को, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उनको डिबेंचर दिए जा रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को शेयर दिए जा रहे हैं। नो डिविडेंड इफ गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। याद रखना क्योंकि बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है तो वो डीम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हैंड में हो जाएगा। कह रहा है टैक्सेबल अमाउंट बोनस शेयर ऑब्लिक डिबेंचर, फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। फेयर मार्केट वैल्यू किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, शेयर होल्डर के हैंड में हो जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ऐसे बोल रखा है। तो चाहे बोनस शेयर हो चाहे डिबेंचर हो। अब देखो नोट में क्या बोल रहा है, इन दिस क्लोज रिलीज ऑफ एसेट इज नॉट नेसेसरी। इसमें एसेट्स का रिलीज होना यानी कैश में काइंड में जरूरी नहीं है। जैसे बोल रहा है मिस्टर एक्स इज होल्डिंग 100 प्रेफरेंस शेयर इन एबीसी लिमिटेड, कंपनी हैज इश्यूड हिम 100 बोनस शेयर्स हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1200। आप देख सकते हो प्रेफरेंस शेयर का होल्डर है तो उसको बोनस शेयर मिल सकते हैं जो कि डीम डिविडेंड का पार्ट होंगे। तो कंपनी ने क्या करा, उसे 100 बोनस शेयर दे दिए जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 1200। इट विल बी डीम्ड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जितना एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट एक्स के लिए है उतना क्या कहलाएगा, एक्स के लिए डीम डिविडेंड कहलाएगा। जैसे ऊपर मैंने बताया था ना आपको कि 50,000 तक का पार्ट एक्स के लिए था, तो आपको पता है कि उसको जो डिविडेंड दिया वो 27 मिला तो पूरा का पूरा डीम डिविडेंड है। अगर 52 मिलता 55 मिलता तो सिर्फ 50 तक का ही पार्ट डीम्ड डिविडेंड माना जाता, क्योंकि उसकी होल्डिंग कितनी है, सिर्फ 25 लाख में 2% की है। रिजर्व के फॉर्म में बोल रहा हूँ, वैसे तो उसके पास 35 लाख रुपीज़ के शेयर कंपनी के थे, उसमें 2% हिस्सा था, लेकिन रिजर्व में कितना था, 50,000 का था। तो आपको देखना है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हद तक एक तरीके से अलाउ हो जाएगा, क्योंकि उसी शेयर होल्डर को नहीं मिल रहे हैं, बाकी सारे शेयर होल्डर को भी मिल रहे हैं। जैसे मेरे पास 10% है, किसी के पास 5% है, तो उस होल्डिंग के अकॉर्डिंग जनरली मिल जाएगा। अब देखिए सी पॉइंट में क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो देखिए इसमें भी तो यही बोल रहा है कि अगर शेयर होल्डर को कंपनी द्वारा लिक्विडेशन पर, तो लिक्विडेशन से जस्ट पहले, इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन ऐसे बोल रहा है, तो लिक्विडेशन से जस्ट पहले जो भी एसेट दे दी जाती है तो वो क्या मानी जाएगी, डीम्ड एज डिविडेंड मानी जाएगी, यानी डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो हर पॉइंट में ये बोल रहा है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का। तो बोल रहा है एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चाहे वो कैपिटलाइज किया गया चाहे नहीं किया गया। इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन बोल दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विडेशन के बाद जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसे बोला जाएगा रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर के पास होल्डिंग है। एक तरीके से हम बोलते हैं कि कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है वो शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स ने तो लगाई हुई है। तो ये बोला डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के बाद के जो प्रॉफिट है वो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल कहलाएगा, वो डीम्ड डिविडेंड नहीं कहलाएगा। तो लिक्विडेशन से पहले जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो डीम डिविडेंड का पार्ट कहलाएगा। कहाँ तक, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। फिर देखो क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय द कंपनी। कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल का पार्ट रिड्यूस कर दिया, जितना रिड्यूस करा वो डीम डिविडेंड का पार्ट कहलाएगा अगर वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एक्सटेंट में दिया जा रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ इट शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट इज डीम्ड एज डिविडेंड। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है मिस्टर एक्स इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड और ₹10 ईच एंड कंपनी हैज रिड्यूस इज शेयर कैपिटल एंड हैज रिफंडेड ₹5 पर शेयर टू द शेयर होल्डर। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी उसकी फेस वैल्यू ₹10 थी, कंपनी ने क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया और ₹5 रिफंड कर दिया शेयर होल्डर को। अमाउंट्स और रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर शैल बी कंसीडर्ड टू बी डीम डिविडेंड, लेकिन कितना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक के एक्सटेंट का।
उससे ज़्यादा नहीं माना जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर के हैंड में डीम डिविडेंड माना जा रहा है। अब देखिए बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय वे ऑफ लोन और एडवांस, ये भी जनरली माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखिए इसमें बोल रहा है एनी पेमेंट बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये जनरली क्या होती है, हम बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनी, ऐसे बोलते हैं जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, क्लोजली हेल्ड कंपनी। आप जनरली बोल दीजिएगा शॉर्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी है, यानी प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी है, अगर वो क्या करती है एडवांस या लोन के फॉर्म में शेयर होल्डर को देती है। अब शेयर होल्डर कौन से हो गए, जो कि एटलीस्ट 10% इक्विटी शेयर कंपनी के होल्ड करके बैठे हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, 10% और मोर, 10% या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एनी पेमेंट बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय वे ऑफ एडवांस ऑब्लिक लोन टू शेयर होल्डर बेनिफिशियली होल्डिंग एटलीस्ट 10% इक्विटी शेयर इन द कंपनी। याद रखना, कंपनी का काम कोई एडवांस या लोन देने का नहीं है। यहाँ पे कंपनी का काम कोई एडवांस या लोन, यानी कोई ये लोन कंपनी या फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है। ये तो जनरली क्या है, शेयर होल्डर को रिक्वायरमेंट थी तो क्या कर दिया, कंपनी ने एडवांस या लोन दे दिया। ऐसे शेयर होल्डर को दिया है जिसके पास 10% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर है कंपनी के। या बोल रहा है साथ में एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर, इन शेयर होल्डर के बिहाफ पे कोई पर्सन हो गया या उसके बेनिफिट के लिए, जिसे हम बोलते हैं बेनिफिशियरी शेयर होल्डर, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। थर्ड, एनी कंसर्न, कोई कंसर्न यानी कोई फर्म हो गई, इन विच सच शेयर होल्डर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी कोई कंपनी हो गई जिसमें इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, होल्डिंग एटलीस्ट 20% शेयर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक एक्स लिमिटेड है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसने बोल दिया कि उसने किसको लोन दे दिया, एक जेड लिमिटेड, यानी किसी भी कंसर्न की बात कर रहा है ना, तो जेड लिमिटेड को एडवांस दिया, जिसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास क्या है, क्योंकि सच शेयर होल्डर की बात कर रहा है तो उस शेयर होल्डर के पास एटलीस्ट कितने हैं, 20% शेयर है, तब जाके तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। फोर्थ में बोल रहा है एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज मेंबर और पार्टनर, जो वो शेयर होल्डर है जिसके पास एटलीस्ट 10% एक्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हैं एटलीस्ट, तो वो उस दूसरी फर्म में जिसको लोन दिया गया है उसमें वो मेंबर या पार्टनर है। एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज मेंबर और पार्टनर। देखिए अब मैंने एग्जांपल के फॉर्म में जैसे बोला कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा, लोन या एडवांस दिया जेड लिमिटेड को, और जो शेयर होल्डर है उसके पास एक्स के भी शेयर है। जनरली शेयर कितने होंगे, एटलीस्ट 10% इक्विटी शेयर होंगे। इसके अलावा जेड लिमिटेड में जो उसके शेयर हैं वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 20% होने चाहिए, यानी वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इस जेड लिमिटेड में रखता है। तो अगर एक्स इसे लोन देगा, एक्स अगर इसे लोन देगा तो उस केस में जनरली क्या बोल दिया, जो भी अमाउंट है वो डीम्ड डिविडेंड का पार्ट माना जाएगा शेयर होल्डर के लिए, ऐसे, या उस कंसर्न के लिए, ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज मेंबर या पार्टनर, यानी वो जेड लिमिटेड की जगह कोई जेड फर्म भी हो सकती है, जेड ट्रेडर्स भी हो सकता है, जिसमें आप मेंबर या पार्टनर हो, ऐसे बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, जनरल रिजर्व ऑफ ₹7 लाख एंड करंट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। तो आप देख सकते हो कि टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 9 लाख का है। कंपनी हैज़ गिवन ए लोन ऑफ ₹3 लाख टू वन सच शेयर होल्डर मिस्टर एक्स। अब देखिए कंपनी ने क्या करा, कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास 10 लाख के 9 लाख के क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसमें से उसने क्या कर दिया, अब एक तरीके से 3 लाख का लोन दिया है एक्स को। इन दिस केस इट विल बी कंसीडर्ड टू बी डिविडेंड इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स। तो जो पूरा 3 लाख का पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो 9 लाख है, बहुत सारा है, तो जो 3 लाख का लोन है वो एक्स के लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। हाउएवर इफ लोन गिवन बाय द कंपनी 10 लाख, लेकिन अगर लोन कंपनी ने उसे 10 लाख का दिया होता तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होता, 9 लाख तक का ही होता। अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी ₹9 लाख। ठीक है, तो जितना आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। अगर कंपनी क्या कर रही है, दूसरे जो शेयर होल्डर है उसको क्या दे रही है, लोन दे रही है, ठीक, या शेयर होल्डर जिस भी कंपनी में, या शेयर होल्डर का जिस भी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी को जनरली क्या कर रही है, लोन दे रही है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो डीम्ड डिविडेंड के फॉर्म में टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सेप्शन में क्या बोल रखा है, मनी लैंडिंग इन सब्सटेंशियल बिजनेस ऑफ द कंपनी। इसका मतलब अगर उस कंपनी का काम ही क्या है, लोन देने का, लोन लेने का, तो वो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उस केस में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। फिर आपको बोल रहा है सेट ऑफ डिविडेंड। देखिए इसमें जनरली क्या बोल रहा है कि जैसे अगर आपने ऊपर एग्जांपल देखा उसमें आपको पता है कि 3 लाख का जो लोन था वो डीम्ड डिविडेंड माना गया, कितने का, 3 लाख का। ठीक, आपको पता है कि किसके हैंड में, जो मिस्टर एक्स या जो भी पर्सन है उसके हैंड में, जिसने भी लोन लिया उसके लिए डीम्ड डिविडेंड माना गया। अब कंपनी ने क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मान के चलिए रियल में ही कंपनी ने क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसी ईयर में, और डिविडेंड क्या कर दिया, पेड भी कर दिया।
तो मान के चलिए कि उसके हाथ में आया 180, तो ये बोल रहा है कि जो 3 लाख का लोन है उसके अगेंस्ट से 180 का डिविडेंड एडजस्ट हो जाएगा और बाकी जो 1,20,000 है वो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, ऐसे बोल रहा है। तो बोल रहा है वेयर एनी पेमेंट हैज़ बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड एंड सब्सिक्वेंटली कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड एंड डिविडेंड सो पेड इज एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट द प्रीवियस बोरोइंग। जो 3 लाख का लोन है उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया जो भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जैसे मान के चलिए उस शेयर होल्डर के पास 1,80,000 का डिविडेंड आया रियल में और 3 लाख का लोन उसका डीम्ड डिविडेंड माना गया था, तो इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्टेड अमाउंट विल नॉट बी अगेन ट्रीटेड एज डिविडेंड। जो भी एडजस्ट किया गया है उसको वापस से डिविडेंड नहीं माना जाएगा और बाकी पार्ट को डीम डिविडेंड माना जाएगा, ऐसे बोल दिया। अब देखिए बोल रहा है फॉलोइंग पेमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। अगर कंपनी क्या करती है, पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर, अपने शेयर खरीदती है और शेयर होल्डर को पेमेंट करती है। डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर के केस में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शेयर का वो भी नहीं आएगा। ट्रेड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। जनरली क्या होता है, एक डीलर दूसरे डीलर को क्या कर रहा है, ट्रेड व्यापार से रिलेटेड एडवांस दे रहा है, तो वो भी डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इस तरीके से आपको दे दिया। अब देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या आएगा, तो ये तो पॉइंट दे रखे हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए बोल रहा है इट इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडेशन। जैसे नॉर्मल जो भी आपको बताया कि पिछले साल से जो पीएनएल का बैलेंस आता जा रहा है वो हो गया, करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया वो भी हो गया। कह रहा है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो उस केस में लिक्विडेशन तक के जो भी प्रॉफिट है वो आ जाएंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड्स कैपिटल प्रॉफिट, ठीक, ओनली फॉर क्लोज ए टू डी एंड नॉट फॉर क्लोज ई। दस कैपिटलाइज प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 पॉइंट ई। तो बोल रहा है कि ए से लेके डी पॉइंट तक के लिए कैपिटल प्रॉफिट भी इंक्लूड किए जाएंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में। जो बोनस शेयर इशू किए गए हैं तो कैपिटलाइज किया गया है तो वो कैपिटल प्रॉफिट भी आ जाएंगे, लेकिन 22 ई के लिए नहीं आएंगे, उसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट को नहीं लिया जाता। फिर बोल रहा है इट इंक्लूड टैक्स फ्री इनकम, इसमें टैक्स फ्री इनकम इंक्लूड होती है। हाउएवर कैपिटल रिसिप्ट आर इंक्लूडेड इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली इफ दे आर टैक्सेबल अंडर एट कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट कंपनी। ये बोल रहा है कि अगर वो रिसिपेंट कंपनी के हैंड में कैपिटल गेन के फॉर्म में टैक्सेबल है तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आ जाएगी। इसके अलावा जो टैक्स फ्री इनकम है वो भी इंक्लूड हो जाएगी। डज नॉट इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑब्लिक डिविडेंड डेप्रिशिएशन रिजर्व प्रोविजन फॉर आउटसाइडर, ये बोल दिया। तो इसका मतलब हो गया कि आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन का पार्ट भी इसमें नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड यानी प्रपोज डिविडेंड का पार्ट भी आपका नहीं आएगा। इफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी हैज़ कंपल्सरीली एक्वायर्ड द कंपनी, अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कंपनी ने कंपल्सरी किसी कंपनी को खरीद लिया तो बोल रहा है एक्यूमुलेट प्रॉफिट डू नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी को खरीदा है उसके एक्यूमुलेट प्रॉफिट नहीं आएंगे, कौन से, प्रायर टू द 3 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। जिस ईयर में कंपल्सरी एक्वायर किया उससे जस्ट पहले के जो 3 साल है, 3 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर है उससे जस्ट पहले के, उनसे रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, यानी जिस साल एक्वायर किया है उससे जस्ट पहले के 1 2 3 ये बोल रहा है, तो उन 3 साल का जो भी प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेट का पार्ट नहीं बनेगा। फिर बोल रहा है इन केस ऑफ अमालगमेटेड कंपनी, तो उस केस में क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी, एक्स कंपनी वाई कंपनी में मिल रही है तो एक्स कंपनी अमालगमेटिंग और वाई कंपनी क्या अमालगमेटेड, तो क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन शैल बी इंक्लूडेड इन एक्यूमुलेट प्रॉफिट ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। तो अमालगमेटेड यानी वाई कंपनी के जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट है उसमें एक्स कंपनी के भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, राहुल होल्डिंग 28% ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी टुक ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द सेम कंपनी। अब देखो क्या बोला, राहुल ने होल्ड किया 28% ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, टुक ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द सेम कंपनी। ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग द लोन द कंपनी हैड एक्यूमुलेट प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। द कंपनी इज एंगेज इन सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। आप देख सकते हो अभी बोल रहा है इज द अमाउंट ऑफ लोन, पहला केस क्या बोल रहा है, इज द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ राहुल इफ द कंपनी इज ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। आपको क्या बताया मैंने, क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट नहीं हो, यानी वो प्राइवेट होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तो वो तो पब्लिक कंपनी हो गई। जबकि हम किसकी बात कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी के केस में क्या बोल रहे थे कि प्राइवेट कंपनी ने किसी शेयर होल्डर को क्या दिया, लोन या एडवांस के फॉर्म में अमाउंट दिया है जिसमें उस पर्सन का, उस शेयर होल्डर का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी वो 10% से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, होल्डिंग होनी चाहिए, 10% या उससे ज़्यादा 10% और मोर। तो आपको पता है कि राहुल की 28% है, 5 लाख का लोन लिया है, कंपनी के पास उस वक्त एक्यूमुलेट प्रॉफिट 4 है, तो 4 लाख तक क्या होगा, डीम डिविडेंड होता। लेकिन कब होता,
अगर वो कंपनी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती, इसका मतलब अगर वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती, तो पहले केस में क्या बोलेंगे, डीम्ड डिविडेंड नहीं है। दूसरे में है, क्यों, कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द लैंडिंग कंपनी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट इज कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो इस केस में हम बोलेंगे पूरी कंडीशन हो रही है, और 10% से 10% या उससे ज़्यादा का पार्ट भी हो रहा है, लोन भी लिया है, इसके अलावा जो कंपनी है वो क्लोजली हेल्ड है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो सॉल्यूशन में देखिए यही बोल रहा है, एनी पेमेंट बाय ए कंपनी अदर देन ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो ये बोल रहा है कि इसको छोड़ के अगर किसी कंपनी ने, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कोई अमाउंट दिया है ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू एन इक्विटी शेयर होल्डर being a person who is the beneficial owner of shareholding not less than 10% of the voting power is deemed as dividend under section 2 subsection 22.t। अब देखिए ये जो पूरा पार्ट दे रखा था ये थियोरटिकल था, इसको मैंने ब्रेक करके ही आपको ये बताए थे। ये देखिए, तो ये ब्रेक करके ही पूरा का पूरा पार्ट है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये ढंग से देखिए, आपको सिंपल लगेगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि जितना लोन दिया है उतना क्या होगा, डीम डिविडेंड का पार्ट हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए, लेकिन कब, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास शेयर होल्डिंग 10% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। या आप बोल सकते हैं कि जिस कंपनी में आपके शेयर हैं और उस कंपनी ने अगर लोन लिया है, ठीक है, जिस कंपनी ने लोन दिया वो प्राइवेट लिमिटेड है, और जिस कंपनी में आपके शेयर है उस कंपनी ने लोन लिया है, तो उसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके एक तरीके से वो डीम डिविडेंड के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E however will not apply where the loan is given by a company in which public are substantially interested. In such a case, the loan would not be taxable as deemed dividend in the hand of Rahul. However, if the loan is taken from a private company जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं थी, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड नॉट ए कंपनी वेयर लैंडिंग ऑफ मनी इज ए सब्सटेंशियल, क्योंकि देखिए बोल दिया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका लोन देने का काम नहीं है, उसका ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, तो उस केस में जो भी उसने एडवांस दिया है वो शेयर होल्डर के लिए क्या होगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 222E वुड बी अट्रैक्टेड सिंस राहुल होल्ड मोर देन 10%, क्योंकि राहुल के पास कितने हैं, 28% है, ठीक है, तो मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर इन द कंपनी। द अमाउंट चार्जेबल एज डीम्ड डिविडेंड कैन नॉट हावर एक्सीड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही कितने अपने पास ओनली 4 लाख है, जबकि लोन कितने का लिया है, 5 लाख का, तो 4 लाख ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। Therefore, the amount taxable as deemed dividend in the hands of Rahul would be limited to the accumulated profit, that is rupees 4 lakh, and not the amount of loan which is rupees 5 lakh, क्योंकि accumulated profit ही 4 है, और आपको जब मैंने पूरा डीम डिविडेंड का सेक्शन बताया तो वो इसी से लिंक बताया, सिंपल सा था। अब देखिए ये सबसे सिंपल सा पार्ट है जिसमें क्या बोल रहा है, टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। मैंने आपको क्या बताया, डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर देती है 115O के अगेंस्ट, आपको ये पता है। तो उस केस में शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कितने तक का, 10 लाख तक का, ठीक है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, टोटल मिला के हम बोलेंगे कितना, एग्रीगेट डिविडेंड जो है वो 10 लाख तक का एग्जेम्प्ट है। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास एक्स कंपनी के भी शेयर हैं, वाई कंपनी के भी हैं, एक्स ने भी डिविडेंड दिया, वाई कंपनी ने भी डिविडेंड दिया, इस तरीके से टोटल मिला के आपका डिविडेंड कितना बन गया, 15 लाख बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 लाख, क्योंकि एक्स कंपनी से भी मिला, वाई से भी मिला, और भी कोई कंपनी से उनसे भी डिविडेंड मिला उस साल, तो टोटल मिला के आपका 15 लाख हो गया। तो 10 लाख तक का एग्जाम्प्ट है, बाकी 5 लाख क्या होगा, टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स कितना लगेगा, 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000। तो एलिजिबल एस में क्या बोल रहा है, एनी रेसिडेंट पर्सन अदर देन, कोई भी रेसिडेंट पर्सन एलिजिबल है जिसको डिविडेंड मिल रहा है, किसको छोड़ के, डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ के, फंड को छोड़ के, या इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को छोड़ के, या यूनिवर्सिटी को छोड़ के, या कोई भी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, या किसी हॉस्पिटल को छोड़ के, या मेडिकल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को छोड़ के कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो सकता है। इफ एग्रीगेट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर डोमेस्टिक कंपनी इन द प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन रुपीज़ 10 लाख, मैंने यही बताया, तो 10 लाख तक का एग्जाम्प्ट है। अब देखिए टैक्सेबल डिविडेंड में क्या बोल रखा है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 10 लाख। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है। डिविडेंड इंक्लूड डिविडेंड रेफर्ड अंडर सेक्शन 222 से जो ये पॉइंट दे रखे हैं ए से लेके डी, बट शैल नॉट इंक्लूड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22.E। तो बोल रहा है कि ये इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड के फॉर्म में माने जाएंगे और उसमें 10 लाख तक का पार्ट देखा जाएगा। ए से लेके डी पॉइंट है जो भी डीम डिविडेंड के हैं वो एक तरीके से डिविडेंड में इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे 222E वाला पॉइंट। तो जब भी 10 लाख की आप 10 लाख का डिविडेंड कैलकुलेट करोगे
कि 10 लाख से ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसमें 222E पॉइंट नहीं कवर करोगे। अब देखो रेट ऑफ टैक्स क्या है, 10% है। अगर सरचार्ज है, जैसे एक रेसिडेंट पर्सन का मैं बोल सकता हूँ इनकम 50 लाख से ज़्यादा जा रही है, 1 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, तो सरचार्ज का पार्ट आप बोलोगे सर कब बताओगे, जब मैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट कवर कराऊंगा तो उसमें सरचार्ज का पार्ट बताऊंगा। तो सरचार्ज भी हो सकता है, लेकिन देखो सरचार्ज तो किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है, तो ज़रूरी नहीं है वो हो। तो 10% तो है, उसके साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो होता ही है, जो कि कितना परसेंट होता है आपको पता है, 4% होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। डिडक्शन, नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम। ये बोल रहा है कि डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे आपको पता है कि डिडक्शन 80C से लेके 80U की होती है, तो जनरली वो आपको नहीं मिलेगी। रिबेट 87A की वो नहीं मिलेगी, ऐसा बोल रहा है। स्टेप इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम इज ग्रेटर देन 10 लाख। अब स्टेप कुछ भी नहीं है, जो मैंने बताया वही है। तो देखिए क्या बोल रहा है, where the total income include dividend exceeding rupees 10 lakh from domestic company, the income tax payable shall be aggregate of amount of income tax calculated on dividend income exceeding rupees 10 lakh at the rate 10%, और अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम, टोटल इनकम माइनस डिविडेंड। देखिए नॉर्मल सा लॉजिक है कि आपका जो भी देखो डिविडेंड की इनकम जैसे 15 लाख हुई, तो 5 लाख का 10% निकाल लो, और टोटल इनकम में से आप वो डिविडेंड जो पूरा का पूरा 15 लाख का है वो लेस कर दो। बाकी इनकम पे जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा। जो भी स्लैब रेट लगती है, जैसे आपको पता है कि 250 तक नील, फिर आपको पता है कि 250 से 5 लाख का पार्ट है 5%, 5 लाख से 10 का पार्ट है 20%, 10 से ऊपर का है 30%। जो मैंने स्लैब रेट बताई है वो असेसमेंट या 2021 के अकॉर्डिंग बताई है, जो कि मैं आपको असेसमेंट वो क्या बोलते हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वाले चैप्टर में करवाऊंगा। और जो मैंने बताई वो नॉर्मल सिटीजन के लिए बताई है, ना कि सीनियर या सुपर सीनियर के लिए, उनके लिए थोड़ी सी अलग है, वो बाद में आपको समझ में आ जाएगी। इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने डिक्लेयर किया डिविडेंड 170 लाख का फॉर प्रीवियस ईयर 18-19। अब देखिए 170 लाख का किया, उसमें मेरी होल्डिंग कितनी है वो क्वेश्चन में बता रखी होगी। तो कह रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 10 जुलाई 19, मिस्टर एक्स होल्डिंग 10% शेयर इन ए लिमिटेड रिसीव्स डिविडेंड ऑफ ₹17 लाख इन जुलाई 19। तो आप देख सकते हैं 170 लाख है, उसमें से 10% मेरी होल्डिंग है, तो मुझे 17 लाख मिले। मिस्टर वाई होल्डिंग 5% शेयर इन ए लिमिटेड रिसीव डिविडेंड ऑफ 8.50 लाख, क्योंकि 5% है तो 170 का 5% देख लेना 8.50, तो इसका तो 10 के अंदर आ रहा है वाई का, तो वाई के लिए क्या है एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक्स के लिए नहीं है। एक्स के लिए कितना टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो 7 लाख का 10% कितना हो गया 70K, 70,000, ये क्या हो गया टैक्सेबल हो गया। तो ये बोला डिस्कस टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो देखिए ए लिमिटेड ने तो क्या करा, डिविडेंड दिया 170 लाख का, जो कि बोल रहा है डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीवियस ईयर 1920 इज सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कंपनी है, ठीक। उस तरीके से एक्स और वाई के लिए एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन एक्स के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स को जो डिविडेंड मिला वो 17 लाख मिला, जो 10 लाख से ज़्यादा है। तो बोल रहा है डिविडेंड रिसीव्ड अप टू ₹10 लाख वुड बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, एक्सेस ऑफ ₹7 लाख वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन टैक्सेबल एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 115 BBDA। सच डिविडेंड वुड नॉट बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। तो 10 तक का एग्जाम्प्ट है, लेकिन 7 लाख पे 10% 70,000, और 70,000 का 4% कितना हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया आपका 2800, 2800, तो टोटल हो गया 72,800। तो ये हो गया टैक्स पेबल, जबकि वाई के हैंड में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो 10 लाख से कम है, और वाई को मिल रहा है 8.50 लाख, 8,50,000, तो एग्जाम्प्ट होगा पूरा का पूरा। अब देखिए अगली वीडियो में आपका कैजुअल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, छोटे छोटे पार्ट है। अब इसके मैंने क्वेश्चन ज़्यादा कवर नहीं करे, क्योंकि आपको पता है कि देखिए इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आएगा, और इनके छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो इसलिए इस तरीके से कवर किया। तो मेरे अकॉर्डिंग बाकी की 2 वीडियो में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पूरा पार्ट एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।